Bismillahirrahmanirrahim. You are watching our channel, The Educational Hub. So the most wanted वीडियो जो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की कि सर काइंडली केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो के गेस्ट पेपर के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। तो स्टूडेंट आपकी पुरजोर जो ख्वाहिश है उसके ऊपर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स के गेस्ट पेपर को। क्लियर है? तो साथ साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, आपको इंपॉर्टेंट मैं बताता जाऊंगा। अपने पास आपने पेंसिल और एक पेज जो है वो रख लेना है, उसको साथ साथ राइट डाउन करना है और इन द एंड वीडियो को पूरा देखना है। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। सिमिलरली आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मॉडल पेपर के पैटर्न को देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट आपके पास 12 सवाल हैं, 12 में से 6 न्यूमेरिकल्स हैं और 6 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके थ्योरी में से लिए गए हैं। इट मींस कि अगर आप न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आप अगर 6 न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर लेते हैं तो सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन और थ्योरी से अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल आपको जो है वो 8 क्वेश्चंस बच्चों अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर है? तो कोशिश करना है, न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा जोर देना है, इसको समझने की कोशिश करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चांस है वो अपने न्यूमेरिकल को अटेंड करें। अच्छा, यहाँ पर देखो, जो मेरी पर्सनल सजेशन होती है स्टूडेंट्स को वो ये होती है कि कोशिश करो ट्राई टू अटेम्प्ट न्यूमेरिकल, बिकॉज अगर आप न्यूमेरिकल को कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं, आंसर सही लाते हो, आखिर में यूनिट लगाते हो, तो आप याद रखो कि आपको न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड बच्चों, अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी में आपको कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते। 4 नंबर का अगर मिसाल के तौर पर 4 नंबर का सवाल है तो आपको 3, 3.5 नंबर मिलेंगे, लेकिन 4 में से 4 नंबर नहीं मिलेंगे। समझ आ रही है बात? यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल का डेटा सही बनाते हैं, फार्मूला सही यूज़ करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, आखिर में जो आंसर आता है उसका यूनिट लाजमी लगाते हैं, तो आप पूरे मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और फिर आखिर में हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो पेंसिल और कॉपी ले लेनी है आपने और लिखना शुरू करना है। सो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर फिज़िक्स की डेफिनेशन को याद करना है। फिज़िक्स की डेफिनेशन आपने याद करनी है। फिज़िक्स की जितनी भी ब्रांचेस हैं इन सब ब्रांचेस के आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है? जैसे न्यूक्लियर फिज़िक्स है, प्लाज्मा फिज़िक्स है, हमारे पास जो है वो डिफरेंट जियो फिज़िक्स है, और भी जो सारी ब्रांचेस हैं, आपको फिज़िक्स की सारी ब्रांचेस के नाम याद होने चाहिए। जब सारे नाम याद हो जाए तो आपको जो 3 ब्रांचेस आसान लगती हैं उन 3 ब्रांचेस को आपने डिटेल में भी याद कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट? आई रिपीट, फिज़िक्स की डेफिनेशन, ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस के नाम और कोई 3 ब्रांचेस आपने याद कर लेनी है। ये चैप्टर नंबर 1 में से बात हुई। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों MCQs की रूह से, वो है यूनिट्स। चैप्टर नंबर 1 में जितनी भी क्वांटिटीज़ के यूनिट्स दिए हुए हैं आपने सारे यूनिट्स को याद करना है। इनमें से 1-2 आपके एग्ज़ाम के MCQ में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। ये जो हम गेस्ट पेपर बना रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे, यकीन है अल्लाह पे कि 90% इंशाल्लाह आपके पेपर को हिट करेगा। और अगर आप इसको कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लेते हैं तो जैसे मैथ का मैंने आपको बताया था, सिमिलरली आप फिज़िक्स के पेपर को भी सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यूनिट्स हो गए MCQs के लिए। ठीक है? आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, टाइम का सेकेंड होता है। ठीक है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इन दोनों के बच्चों लीस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट कि सबसे छोटी कितनी वैल्यू सबसे छोटी जो है वो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर जो है वो कैलकुलेट कर सकता है। ये भी MCQ के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये याद रहे कि स्क्रू गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि स्क्रू गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर से के मुकाबले में मज़ीद छोटी चीज़ को भी कैलकुलेट करके बता सकता है। क्लियर है? तो ये मैंने एक जनरल सा आपको व्यू दे दिया। फिर बच्चों इसके अंदर पहले चैप्टर में टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स।
सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये आपने इसकी डेफिनेशन को देख लेना है और साथ साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना है अगेन एमसीक्यूज के लिए। तो ओवरऑल बच्चों जो पहला चैप्टर है वो एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। सो दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 1, क्लियर है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आते हैं बच्चों, तो आपने काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की डेफिनेशन याद करनी है। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की डेफिनेशन याद करनी है। इसी तरीके से रेस्ट और मोशन, ये 2 डेफिनेशंस भी आपने याद करनी है। तो टोटल 4 डेफिनेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं, तो अब डिफरेंस आपने याद करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपने इसको याद करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है, जैसे स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो इन डेफिनेशंस को एक दफ़ा पढ़ लेना कि अगर ये आ जाए तो आप इनको लिखने के काबिल हो। एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को आपने बहुत अच्छे से याद करना है, उसका फॉर्मूला याद करना है और उसका यूनिट याद करना है। अच्छा जी, इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात की जाए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बच्चों वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। तो अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं आती है बच्चों तो हमारे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने तीनों इक्वेशंस को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसको देखकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको लिंक सेंड कर देगी, आप उस पर क्लिक करके उसको अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आखिरी चीज़ जो चैप्टर नंबर 2 में है बच्चों, वो है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स की ट्रिक जो बता रहा हूँ ये पूरी थ्रू आउट बुक फॉलो होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल देखो, दो किस्म के न्यूमेरिकल्स हैं। एक है आपके पास सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम्पल है, आपकी बुक के अंदर उन्होंने न्यूमेरिकल दिया हुआ है और खुद ही सॉल्व करके बताया हुआ है, जिसको हम एग्जाम्पल कहते हैं। और कुछ न्यूमेरिकल आपके चैप्टर के आखिर में दिए हुए हैं। तो अगर आप ये 2 न्यूमेरिकल्स कवर कर लेते हैं बच्चों, आपको किताब से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये जो जितने न्यूमेरिकल्स हैं ये आपकी एग्जाम्पल में से और बुक की एक्सरसाइज में से कवर हो जाएंगे। तो इसमें परेशान नहीं होना है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है कि सर न्यूमेरिकल कहाँ से करें, कैसे करें, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ न्यूमेरिकल जो आपके चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व कर लो, ठीक है, अच्छे तरीके से। उसके बाद चैप्टर के आखिर में जो न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं उनको सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो, दैट वुड बी इनफ। इंशाल्लाह आपको इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चैप्टर नंबर 2 इज़ कम्प्लीटेड। आई होप कि यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी बच्चों। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो काइंडली इसे दूसरों तक लाजमी पहुँचाओ ताकि जितने बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी गेस्ट पेपर मिल सके और वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। वीडियो को लाइक लाजमी करना है, साथ ही साथ अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 के अंदर बच्चों आपने डेफिनेशन याद करनी है फोर्स की, ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन। अच्छा, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़े से देखो वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन अगर आप 2-4 मिनट अपने आप को देते हैं बच्चों तो ये इसमें आपका ही बेनिफिट है। तो थोड़ा सा चीज़ों को सुन लोगे, समझ लोगे, क्योंकि यू आर गोइंग टू अपेयर फर्स्ट टाइम इन योर बोर्ड एग्जाम। तो देखो एक क्यूरियोसिटी होती है, एक टेंशन होती है, एक प्रेशर होता है, ठीक है। जब हम आपकी जगह पढ़ते तो हमारे ऊपर भी ये प्रेशर था, एक परेशानी सी होती है कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, कैसा होगा, क्या माहौल होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें आपके जहन में चल रही होती हैं। एक प्रेशर होता है मेंटली, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी भी हो तो आप परेशान होते हैं कि किस तरीके से करना है। देखो हर खिलाड़ी, हर प्लेयर क्रिकेट के मैच से पहले बहुत ज़्यादा नेट प्रैक्टिस करता है, ठीक है। 2 घंटे का मैच होता है, अगर T20 मैच है वो 4 घंटे नेट में प्रैक्टिस करता है, लेकिन आप देखते हैं कि बैट्समैन अक्सर पहली गेंद पे भी आउट हो जाता है। तो असल जो चीज़ है वो ये कि आपने ग्राउंड में परफॉर्म कैसे करना है, किस तरीके से अच्छा बाकी प्लेयर के मुकाबले में, यानी कि बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में आपने कैसे अच्छा परफॉर्म करना है। देखो अब इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखो अब जैसे मैंने आपको फोर्स की डेफिनेशन कही, ठीक है। अब बच्चे क्या कहते हैं कि सर मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया था, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं। इस दूसरी तरफ वही बच्चा, एक और कोई स्टूडेंट होगा, उसके मार्क्स बहुत अच्छा है, जबकि दोनों एक जैसी चीज़ लिख कर लाए। देखो बच्चों, कॉपी के अंदर जब आप मार्क्स की बात करते हैं तो दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉपी प्रेजेंटेशन, ठीक है। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी कॉपी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे आपको मार्क्स जो है वो चेकर अलॉट करेगा। क्लियर है। अब कॉपी प्रेजेंटेशन, बच्चे पूछते हैं कि सर कॉपी प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, क्या हम सफाई से लिखें, क्या हम हेडिंग्स लगाएं? तो अब इसको सुन लेते हैं। देखो मैंने आपसे कहा कि फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट होगा वो हेडिंग डालेगा फोर्स,
ठीक है, बल्कि हेडिंग डाली नहीं उसने कहा सर मुझे फोर्स की डेफिनेशन याद है, फोर्स इज अ एजेंट विच कैन मूव स्टॉप थिंग्स और विच स्टॉप्स द मूविंग थिंग्स, बस वो डेफिनेशन याद है, उसने जल्दी से लिखी और वो अगले सवाल पर बढ़ गया। उसी के साथ दूसरा स्टूडेंट बैठा हुआ था, उसने क्या किया कि फोर्स के आंसर के लिए फोर्स की हेडिंग डाली और फिर वो डेफिनेशन पूरी लिख दी। फिर एक और स्टूडेंट आया, वो उससे भी बेहतर था, उसने क्या किया, फोर्स की हेडिंग डाली, फिर फोर्स के नीचे हेडिंग डाली डेफिनेशन की, उसने फोर्स की डेफिनेशन लिखी, फिर उसने एक हेडिंग डाली हमारे पास फार्मूले की, उसने फार्मूला लिखा F इज इक्वल टू m, फिर उसने तीसरी हेडिंग डाली यूनिट की कि फोर्स का यूनिट जो है दैट इज न्यूटन। अब मुझे बताओ कि देयर आर 3 स्टूडेंट, तीनों ने एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है बच्चों, लेकिन किसको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे? ऑब्वियसली लास्ट वाले को। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कॉपी प्रेजेंटेशन इसे कहते हैं कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स क्रिएट करें, और हेडिंग आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। जो आंसर आप लिख रहे हैं उसी लाइन में से किसी एक लफ्ज़ को हेडिंग बना दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो दैट इज़ कॉपी प्रेजेंटेशन। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे बच्चों हर एग्ज़ाम के अंदर, मैं पर्टिकुलरली फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, आप केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, आप इस्लामियात में, आप उर्दू में, आप जो है वो मैथ के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उसके अंदर ये ट्रिक जो है वो फॉलो कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉपी प्रेजेंटेशन। क्लियर है? समझ रहे हैं इस चीज़ को? इसको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठाना है कि बच्चों कॉपी प्रेजेंटेशन जो है ना दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो अच्छी होगी, इंशाल्लाह मार्क्स अच्छे मिलेंगे। चलो भाई, चैप्टर नंबर 3 की बात हम कर रहे थे, फोर्स की बात कर ली, फोर्स की डेफिनेशन याद करोगे। देखो न्यूटन के 3 लॉज हैं, तीनों को याद कर लो। असल में तो 2 ही याद करने वाले हैं, तीसरा तो बहुत छोटा सा है। इनमें से जो दूसरा लॉ है बच्चों वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके साथ डेरिवेशन है F इज इक्वल टू m। तो जब आप सेकंड लॉ याद करें तो इस डेरिवेशन को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। 2 लाइनों की डेरिवेशन है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी है, आप इसे आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर बच्चों जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली डेफिनेशन है वो है इनर्शिया। इनर्शिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को इनर्शिया के साथ मिक्स कर देते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है, इनर्शिया की डेफिनेशन डिफरेंट है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिफरेंट है, थोड़ा सा चेंज है। तो इनर्शिया की डेफिनेशन आपने लाजमी याद करनी है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। छोटी सी डेफिनेशन है, उसे याद कर लेना है। क्लियर है? अच्छा जी, फिर आ जाते हैं मोमेंटम के ऊपर। P इज इक्वल टू mv, ठीक है। तो मोमेंटम का डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, मोमेंटम का यूनिट याद होना चाहिए और मोमेंटम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब डेफिनेशन याद करोगे तो ये तीनों चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। अच्छा जी, क्लियर है? फिर इसके अंदर एक डेरिवेशन है बच्चों, डेल्टा P इज इक्वल टू F इंटू टी, ठीक है। इसकी वीडियो अभी तक चैनल पर मौजूद हमारे नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए तो लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा देंगे। ठीक हो गया? तो ये डेरिवेशन आपने कर लेनी है इस चैप्टर से। फिर है बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मास और वेट के दरमियान में डिफरेंस। पिछले चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया था, यहाँ पर बता रहा हूँ मास और वेट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस डिफरेंस को याद करना है। ये बुक के पेज नंबर 70 पर मौजूद है। अगेन जो बच्चे शार्प हैं, जो बच्चों ने मेरे पॉइंट को समझा है, वो हर डिफरेंस की हेडिंग खुद से क्रिएट करेंगे। बुक में हेडिंग नहीं है, आपने हेडिंग को खुद से क्रिएट करना है। और यू कैन सेंड मी, आप मुझे हेडिंग बनाकर भेज भी सकते हैं कि सर काइंडली ये चेक कर दें कि हमने हेडिंग सही बनाई है या नहीं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से असिस्ट कर सकूँ, और जो भी कमी पेशी होगी वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा जी, अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, इनको आपने एमसीक्यूज के लिए देख लेना है। देखो छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज़्यादा टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन जो चीज़ें पॉसिबल है साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो बजाय इसके कि आप पूरी बुक को छाने, तो आप मेरी इस वीडियो से ही आपको हेल्प हो जाए। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा याद रखो, कोई चीज़ गोल दायरे में घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा दरमियान की तरफ होती है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, और न्यूटन ने कहा था कि हर फोर्स की अपोजिट फोर्स होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की अपोजिट फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि विच फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर और विच फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल और पहला वाला सेंट्रीपिटल। क्लियर है? चलो भाई आगे आ जाओ। फिर आ जाते हैं फ्रिक्शन के ऊपर। फ्रिक्शन की डेफिनेशन याद करनी है बच्चों, और इसके अंदर जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है वो ये है कि हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। तो ये आपकी बुक के पेज नंबर 79 के ऊपर एक पैराग्राफ है बच्चों, इसको आपने याद कर लेना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे लगता है कि लाजमी आपसे पूछा जाएगा।
क्लियर है, बस यहाँ पर चीज़ खत्म हो गई। फिर आ गए न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के बारे में मैं आपको बता चुका कि आपने सॉल्व एग्जाम्पल और बुक के लास्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों बात? देखो बहुत ही सिंपल गैस पेपर हमारा ये तैयार हो रहा है, जो कि आप खुद तैयार कर रहे हैं, और आई होप कि अब इसके अंदर कोई डिटेल चीज़ नहीं है, सब छोटी छोटी चीज़ें, उनमें से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी याद कर रखी हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही होगी। नाउ चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 4 के अंदर बच्चों दो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और एक है एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जो डेरिवेशन है बच्चों, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, स्टिल आप उसको देखकर बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और इन्हीं दो टॉपिक से आपके पास एक न्यूमेरिकल भी आने वाला है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को आपने याद करना है और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की जो पिक्चर है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करवा चुका हूँ, तो अगर आपको अभी तक इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वो पिक्चर नहीं मिली है तो काइंडली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वो हासिल कर लें। वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अगर आप सारी डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं बच्चों, तो फिजिक्स के अंदर आपको डेरिवेशन में कहीं इशू नहीं आने वाला और वही डेरिवेशन आपको काम आने वाली है न्यूमेरिकल के अंदर, क्योंकि वही फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने उसका जिक्र किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज भी किया था, तो हमने उनको सेंड कर दी थी, लेकिन स्टिल जिसके पास नहीं है वो हमें मैसेज करके वो चीज़ भी हासिल कर सकता है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 के अंदर इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तारीफ, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन जो है बच्चों बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। अब बच्चों यहाँ पर जो है एक और चीज़ है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। और देखो दो चीज़ें हैं, एक है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम और एक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 101, 101 और 102 पर मौजूद है। उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। और जो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है उनको एक दफ़ा एक नज़र पढ़ लेना कि अगर खुदा न खास्ता वो आ जाए तो आप उसको लिखने के काबिल हो, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करना है आपने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस यहाँ से ये चीज़ें थी। फिर आ गए न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स की आपको चीज़ बता चुका हूँ, बुक के सॉल्व न्यूमेरिकल, और लास्ट जो एक्सरसाइज है उसको आपने सॉल्व करना है। नाउ कमिंग टूवर्ड चैप्टर नंबर 5 बच्चों, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, प्रेशर का यूनिट पता होना चाहिए विच इज़ पास्कल। ठीक है, पास्कल यूनिट है प्रेशर का, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके बाद है बच्चों हुक्स लॉ, छोटा सा हुक्स लॉ है। ठीक है, 2 से 3 लाइनों का लॉ है, 2 से 3 लाइनों की जो है उसकी डेरिवेशन है, इसको देख लेना। अच्छा, अब अगर चैप्टर नंबर 5 से आप लॉन्ग तैयार करना चाहते हो बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो आप तैयार कर सकते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ और पास्कल लॉ के साथ आपने एक एप्लीकेशन तैयार करनी है, यानी कि जैसे हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट प्लस पास्कल लॉ, ये मिलाकर अगर आप इसे तैयार करते हैं बच्चों, तो ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से यकीनन कवर हो सकता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में बस इतनी सी चीज़ थी, बाकी न्यूमेरिकल है तो उनको आपने जिस तरीके से बताया है उसको आपने फॉलोअप कर लेना है। अब बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6 की। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6 के अंदर से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आने वाला है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन 90% कंफर्म है कि इंशाल्लाह ये लाजमी आएगा। दैट इज F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये डेरिवेशन जो है बच्चों बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। नहीं आता, मेरे पास चैनल पे ये वीडियो भी नहीं है, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। और बच्चों ये डेरिवेशन अकेले नहीं आएगी, ये डेरिवेशन अकेले नहीं आएगी। इस डेरिवेशन के साथ आपने मास ऑफ अर्थ ये भी कैलकुलेट करके बताना होगा, हमारी दुनिया का वज़न। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिलाकर आपके पास लॉन्ग के अंदर आएंगी। तो अगर तो हिम्मत है इसको तैयार कर सकते हो तो बच्चों कर लो, दैट इज़ 90% इंपॉर्टेंट, ये इंशाल्लाह आपके एग्जाम में लाजमी आने वाला है। क्लियर है, 2 लॉन्ग कवर हो गया, एक पास्कल लॉ हो गया और एक यहाँ से हो गया। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी का डिफरेंस। ये भी आपकी बुक के अंदर मौजूद है चैप्टर नंबर 6 में, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। कैपिटल जी और स्मॉल जी के दरमियान में डिफरेंस, हेडिंग आप खुद बना लेंगे। अच्छा, कैपिटल जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बच्चों, कैपिटल जी का यूनिट आपको लाजमी याद होना चाहिए, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। फिर आ जाए जी न्यूमेरिकल।
जैसे बताया है वैसे न्यूमेरिकल को आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो बच्चों अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर एवापोरेशन की डेफिनेशन आपने याद करनी है। अच्छा, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ जो है बच्चों ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये एक एक दो नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, तो इनको डेफिनेशन के लिए याद कर सकते हैं आप। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो फिर आ गया न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल आपको मैं बता चुका, तो चैप्टर नंबर 7 इज कंप्लीटेड। नाउ चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं बच्चों। वर्क और एनर्जी, इन दोनों की डेफिनेशन याद करनी है, दोनों का यूनिट याद होना चाहिए। मजे की बात यह है कि दोनों का एक ही यूनिट है, वर्क का और एनर्जी का, दोनों का यूनिट जूल है। क्लियर है? साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, जो चीज़ें पॉसिबल हैं बजाय इसके कि फिर आप तलाश करें उसमें आपका टाइम वेस्ट हो, तो जो चीज़ें छोटी छोटी हैं पॉसिबल हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। अच्छा जी, एक और लॉन्ग यहाँ से कवर होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनकी डेफिनेशन और इनकी डेरिवेशन। काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू mgh। क्लियर है? दोनों डेरिवेशन हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप अगर उसको देखकर समझना चाहते हैं तो काइंडली उसको देखो, उसको समझो, उसको तैयार करो, तो ये आपके पास तीसरा जो है वो लॉन्ग यहाँ से तैयार हो जाएगा। क्लियर है? 3 लॉन्ग हमने तैयार कर लिए और पेपर में 3 लॉन्ग आएंगे जिनमें से आपको 2 करने होंगे, तो यहाँ से ये तकरीबन 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग हम कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पावर की डेफिनेशन याद हो, पावर का यूनिट याद होना चाहिए विच इज़ वॉट। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और चीज़ है इस चैप्टर के अंदर, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता, याद रखना। ठीक है, तो एफिशिएंसी के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है तो उसको देख लेना, और फिर लास्ट चीज़ है न्यूमेरिकल्स, तो आपने न्यूमेरिकल्स जो है वो जिस तरीके से बताया उसको प्रिपेयर कर लेंगे। अब हमारे पास है बच्चों लास्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 9। इसके अंदर आपने डेफिनेशन याद करनी है हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ फ्यूजन, ये 3 हो गई डेफिनेशन। डिफरेंस आपने याद करना है एवापोरेशन और बॉइलिंग का, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 205 पर मौजूद है। क्लियर है? चलो भाई, इसके बाद एक और डिफरेंस याद करना है हीट और टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। अब बच्चों यहाँ से जो लॉन्ग आने वाला है इस चैप्टर से, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग। ये पिछले साल नहीं आया था बच्चों, तो इस साल ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, विच इज़ बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा। इसकी डेरिवेशन भी हमारे चैनल पर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर इस पर भी वीडियो बनाई जाए तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, साथ ही साथ हमें मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आप तक इंशाल्लाह पहुंचा दूंगा। तो ये तो हो गए शॉर्ट। ठीक है, 12 शॉर्ट आएंगे, 6 न्यूमेरिकल, 6 थ्योरी। कोशिश करना है बच्चों न्यूमेरिकल पे जाना है, थ्योरी को कम से कम अटेंड करना है ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सिक्योर कर सको। कॉपी प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, चीज़ों को साफ़ सुथरा लेके चलना है, रिमूवर और वाइटो का इस्तेमाल नहीं करना है कॉपी के अंदर। कोशिश करो कि गलती नहीं होनी चाहिए, अगर हो जाती है तो पेंसिल से उस चीज़ को कट ऑफ कर देना है। आखिरी में पर्टिकुलरली लॉन्ग की बात कर लेते हैं। देखो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनमें से हर साल बच्चों एक इक्वेशन लाजमी लॉन्ग के अंदर आती है, लाजमी, फिक्स है ये। ठीक है, तो तुमने 2 ही लॉन्ग करने, अगर तुम ये 2 डेरिवेशन तैयार कर लेते हो तो तुम्हारा एक लॉन्ग क्वेश्चन आराम से तैयार हो गया। अब कोई परेशानी तुम्हें नहीं है, अब सिर्फ तुम्हें एक लॉन्ग और तैयार करना है। उसके लिए तुम बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, जो भी मैंने बताया वो कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी कर सकते हो, और F इज इक्वल टू Gm1m2/r² कर सकते हो। इन चारों में से अगर ये चारों तैयार कर लेते हो बच्चों, आप इंशाल्लाह 2 लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से कवर कर सकते हैं। ये याद रहे कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये अकेली नहीं आती, इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 में से काइनेमेटिक, डायनामिक्स, रेस्ट के मोशन, इसकी कोई एक डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी। सो दैट वॉज टुडेज वीडियो बच्चों। कैसी लगी आज की वीडियो, कैसा लगा आपको आज का गेस्ट पेपर? आपने ये गेस्ट पेपर मेरी मदद से आपने खुद तैयार किया, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। एंड स्टिल यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक, आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ बच्चों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।